नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है पूंजी संरचना के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले जो है पूंजी संरचना के सिद्धांतों को हम स्टडी करेंगे कि ढांचा पूंजी की लागत और कंपनी के मूल्यांकन के बीच संबंध को नियंत्रित करने वाले अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कंपनी के मूल और पूंजी की कुल लागत के बीच जो संबंध होता है, जबकि अन्य मतानुसार दोनों में कोई संबंध नहीं होता। किसी संस्था के कुल पूंजीकरण में ऋण और समता पूंजी का मिश्रण यानी कि डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स का जो मिश्रण होता है उसका संस्था की पूंजी की लागत और उसके कुल मूल्य को प्रभावित करता है। किसी भी संस्था का कुल मूल्य संभावित अर्जनों और पूंजी की लागत पर निर्भर करता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। अतः किसी भी संस्था या कंपनी की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर के संबंध में निर्णय लेने से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसकी संस्था के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे संस्था के ऊपर, इसे देखना होता है। इस पूंजी की लागत और उसका संस्था का मूल्य पड़ने वाले प्रभावों इत्यादि का वर्णन जो है इस अध्याय में हम लोग करेंगे। पूंजी संरचना के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध आय का सिद्धांत। यह सिद्धांत या यह उपागम डूरंट के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की लागत और संस्था के मूल्य के बीच में संबंध होता है कि क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की, अर्थात पूंजी संरचना के परिवर्तन से संस्था की पूंजी की लागत और उसका कुल मूल्य प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रखे हैं तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग होगी, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ज़्यादा लिए या डिबेंचर्स ज़्यादा रखे तो हो सकता है पूंजी की लागत अलग हो। इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था को अपने पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से संस्था की पूंजी की लागत न्यूनतम हो जाती है और समता अंश पूंजी पर जो प्रत्याय की दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। रिटर्न जो मिलता है कैपिटल पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो अधिक मिलता है, और यह सिद्धांत कई सारी मान्यताओं पर आधारित है। तो कौन कौन सी मान्यताएं इसके अंतर्गत ली जाती हैं, इसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है पूंजी संरचना में कैपिटल स्ट्रक्चर में ऋण पूंजी में वृद्धि होने पर, डिबेंचर्स में वृद्धि होने पर इक्विटी शेयर होल्डर्स की दृष्टि से जोखिम धारणा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये सिद्धांत ये मानता भी है कि अनुकूलतम पूंजी संरचना पूंजी की लागत न्यूनतम और संस्था की कुल मूल्य अधिकतम हो, इसी मान्यता पर आधारित होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट और ऋण पूंजी की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स से अधिक होती है, और ये भी मानता है ये सिद्धांत कि आयकर पर विशेष ध्यान नहीं देता है। शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार संस्था का कुल मूल्य समता अंशों के बाजार मूल्यों और ऋण के बाजार मूल्यों के योग के बराबर है, ऐसा इसका मानना होता है। इसी के साथ ही साथ जो है अगला सिद्धांत जो है वो शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत है। शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का प्रतिपादन भी डेविड डूरंट द्वारा ही किया गया था, परंतु यह सिद्धांत शुद्ध आय के सिद्धांत से एकदम विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की लागत और कंपनी के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, अर्थात पूंजी संरचना में परिवर्तन से कंपनी के मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कंपनी की पूंजी संरचना में जब ऋण पूंजी का अनुपात बढ़ता है और पूंजी की कुल लागत में कमी होती है, और साथ साथ क्योंकि ऋण वित्त का सबसे सस्ता साधन होता है, परंतु इसके साथ ही ऋण पूंजी में वृद्धि होने से ब्याज का भार भी बढ़ता चला जाता है, जिससे और अधिक वृद्धि होती जाती है और वे अधिक प्रत्याय की आशा में कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इक्विटी कॉस्ट में कुछ कमी आती है और समता अंश पूंजी में जोखिम बढ़ जाती है। जोखिम में वृद्धि के कारण प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ पूंजी संरचना में परिवर्तन का कंपनी के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध परिचालन और आय सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी पूंजी संरचना अनुकूलतम नहीं होती है जो कंपनी की पूंजी लागत और कंपनी के मूल्यों को प्रभावित करती हो। शुद्ध परिचालन आय का सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित है
और क्या क्या मान्यताएं हैं इसे हम आगे स्टडी करेंगे। इसकी मान्यता है कि ऋण पूंजी की लागत हमेशा स्थिर रहती है। निगम कर का अस्तित्व भी नहीं होता है, इसका ऐसा मानना है। इस सिद्धांत में इस बात को भी महत्व दिया गया है कि संस्था की कुल पूंजी को समता पूंजी और ऋण पूंजी में विभाजित करना महत्वहीन है, क्योंकि विनियोक्ता संस्था की कुल आय का पूंजीकरण करके संस्था का मूल्य ज्ञात करता है। इसी तरीके से पूंजी संरचना में ऋण पूंजी के अनुपात में वृद्धि होने से अंशधारियों की जोखिम धारणा में परिवर्तन होता है। पूंजी की कुल लागत ऋण और समता मिश्रण के सभी स्तरों पर एक समान ही रहती है, और यह सिद्धांत यह भी मानता है कि संस्था की कुल मूल्य शुद्ध परिचालन आय का समग्र पूंजीकरण की दर से पूंजीकृत करके ज्ञात किया जाता है। अब अगला सिद्धांत आता है मोदी, गिलियानी व मिलर का सिद्धांत, और इसे हम MM सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पॉपुलैरिटी इसकी जो है MM सिद्धांत के नाम से। मोदी, गिलियानी और मिलर का सिद्धांत जो है MM सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके अंतर्गत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान ही है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इन दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन का संस्था की समस्त पूंजी लागत और संस्था के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु MM सिद्धांत के अंतर्गत प्रयुक्त कार्यप्रणाली शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत से अलग होती है, जहाँ शुद्ध संचालन आय सिद्धांत संस्था के मूल्य पर पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता के पक्ष में कोई संचालनात्मक औचित्य प्रस्तुत नहीं करता है। वहीं MM सिद्धांत इसके लिए व्यवहारिक और औचित्य को प्रस्तुत करता है, और इसको सिद्ध करने के लिए MM सिद्धांत इसके लिए व्यवहारिक औचित्य प्रस्तुत करता है, और इसको सिद्ध करने के लिए MM सिद्धांत में अंतर्गणन इंटरनल प्रोसेस की जो पॉलिसी है उसको भी प्रयोग में लिया गया है। निगम कर की अनुपस्थिति में MM सिद्धांत जो है कुछ इस तरह कार्य करता है कि निगम कर की अगर अनुपस्थिति है तो MM सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन में संस्था की समस्त पूंजी लागत और संस्था का कुल मूल्य अप्रभावित रहता है। इसका कारण यह है कि किसी भी संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का एक निश्चित सीमा से अधिक प्रयोग करने पर संस्था की वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है, जिससे ऋण पूंजी की लागत बढ़ती है और समता पूंजी की लागत घटती चली जाती है। इस प्रकार ऋण और समता पूंजी की लागतों का संतुलन हो जाता है, एक बैलेंस डेवलप हो जाता है डिबेंचर्स के बीच में और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। और इस सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित है कि संस्था के कुल मूल्य के निर्धारण में संस्था की परिचालन आय यानी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इस सिद्धांत के अनुसार कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत अन्य दृष्टि से समान दो संस्थाओं की समस्त पूंजी लागत और संस्था का मूल्य इंटरनल प्रोसेस के कारण अलग अलग नहीं होते हैं। इंटरनल प्रोसेस के अंतर्गत किसी वस्तु को कम मूल्य वाले बाजार से खरीदने और अधिक मूल्य वाले बाजार में बेचने की क्रिया से है कि ये जिन मार्केट में इनका रेट कम है वहाँ से तो परचेज कर लिए जाते हैं, और जिन मार्केट में इनका रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है सेल करने के प्रोसेस किए जाते हैं। और इस प्रोसेस के अंतर्गत वस्तु बाजार से संबंधित जिस तरह क्रियाएँ होती थी वही प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। इस सिद्धांत में MM अपने तक ही इसे आधार पर उचित कार्यवाही करते हैं। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या मान्यताएं हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। MM सिद्धांत के अंतर्गत यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि इस प्रोसेस के अंतर्गत दोनों ही कंपनियों का मूल्य समान स्तर पर आ जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि MM सिद्धांत के अंतर्गत दोनों ही चीज़ें बराबर आ जाएंगी। व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं को भी बिना किसी बाधा के उन्हीं शर्तों पर ऋण प्राप्त होता है जिन शर्तों पर किसी संस्था को प्राप्त होता है। इसी तरीके से पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों यानी कि कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ की परचेज और सेल की जाती है उसकी कोई लागत नहीं आती है, और विनियोगता समान शर्तों पर ही ऋण ले सकते हैं या ऋण दे सकते हैं, यानी कि उनके लिए वो इन्वेस्टर्स के लिए वही कंडीशंस अप्लाई होती हैं लोन लेने के लिए भी और लोन देने के लिए भी। और संस्था का मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि सभी विनियोजन परिचालन लाभ के संबंध में समान प्रत्याशा रखते हैं। MM सिद्धांत के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उसमें है कि पूंजी बाजार
पूर्ण है, ऐसा ये मानता है। और इसके साथ साथ विनियोजक सिक्योरिटीज़ को ऋण देने के लिए या विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो चाहें विवेकशील होते हैं, ये माना जाता है इन्वेस्टर्स खुद बहुत विवेकशील हैं और वो अपने स्तर पे भी सभी प्रकार की सूचनाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। और साथ ही साथ संस्था अपने समस्त लाभों का वितरण, जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं, वो अंशधारियों को कर देती है। संस्था का लाभांश का भुगतान अनुपात 100% इसमें रखा जाता है। इसकी कोई रिटर्नेबल इनकम नहीं रखी जाती है, यहाँ प्रतिधारित आय इसकी अलग से नहीं रखी जाती है। संस्था को कोई निगम कर का भुगतान भी नहीं करना होता है। इसी तरीके से इन संस्थाओं को सजातीय जोखिम वर्गों में विभाजित किया जा सकता है तथा प्रत्येक वर्ग को विभाजित की गई संस्था में व्यापारिक जोखिम का स्तर को ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए निगम कर अवेलेबल है तो उसकी विद्यमानता में एमएम सिद्धांत किस तरह काम करेगा। तो एमएम सिद्धांत ये मानता है कि संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन से, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो समस्त पूंजी लागत, कैपिटल कॉस्ट और संस्था का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू जो है वो अप्रभावित रहती है। निगम कर की विद्यमानता सही नहीं मानी जाती है। व्यावसायिक जगत में निगम कर एक वास्तविकता है। वर्ष 1993 से उन्होंने अपनी मूल अवधारणा में संशोधन करते हुए ये स्वीकार किया कि कर निर्धारण के उद्देश्य से ब्याज की कटौती योग्य व्यय मानने से ऋण पूंजी के प्रयोग करने से लागत कम हो सकती है। यदि किसी भी संस्था द्वारा अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन कैपिटल का या डिबेंचर्स का प्रयोग किया जाता है तो उस संस्था की समस्त पूंजी लागत कम हो जाती है और संस्था का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया है कि जो लीवरेज स्टॉक या कई बार जो है रेशो निकाले जाते हैं लीवरेजेस को लेकर के, वो संस्था की कुल मूल्य जो है उसको उस संस्था के जो कार्य किए गए हैं उनको जो है कुल मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए कॉस्ट को। तो ये भी इसके अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं। पर इस एमएम सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हमारे सामने हैं और सीमाएं हैं, सबसे पहली तो ये कि निगम कर की अनुपस्थिति की। इस सिद्धांत की सीमा यह है कि इसमें निगम कर का ध्यान नहीं रखा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स को अवॉइड किया जाता है। तो जितने भी डिबेंचर्स हैं उन पे देय ब्याज कर के लिए कटौती योग्य व्यय होते हैं, जबकि समता अंश पर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड दिया गया है उसके कटौती योग्य है या नहीं है, इसको भी जो है ध्यान में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में एक लीवर्ड कंपनी का एग्जाम्पल हम लोग कोट करते हैं अक्सर। अपने विनियोजनकर्ताओं को इस कंपनी ने प्रत्याय से अधिक दर पे भुगतान किया, फलस्वरूप लीवर्ड कंपनी का बाजार मूल्य जो है हमेशा अधिक रहता था, क्योंकि ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड इन्होंने पे किया था। इसी तरीके से कारोबारी लागत की अनुपस्थिति को भी हम ध्यान में रखते हैं कि एमएम सिद्धांत के अनुसार कारोबार अर्थात क्षतिपूर्तियों के लेन देन की कोई लागत नहीं मानी जाती है, लेकिन वर्तमान व्यावसायिक जगत में यह संभव नहीं है। और सिक्योरिटीज़ के लेन देन की लागत होती है, कॉस्ट होती है, और खूब सारे इसके लिए जो है एक्सपेंडिचर भी किसी कंपनी को करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए उसने सिक्योरिटीज़ मार्केट में दी हैं या उनका विक्रय किया है तो उसकी शुद्ध राशि वास्तविक राशि से कम हो जाती है। इस प्रकार विनियोजन योग्य राशि के कम हो जाने के कारण भी जो है कई बार ये प्रक्रिया जो है क्रय विक्रय की भी दूषित हो जाती है। अब आता है कि इसके सिद्धांत की क्या क्या और सीमाएं हैं, उसको भी हम लेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जोखिम तत्व का, कि यह सिद्धांत इस विचारधारा पर आधारित है कि एक कंपनी और उसके व्यक्तिगत विनियोक्ता बाह्य स्रोतों से एक निश्चित राशि एक ही दर पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में जोखिम तत्व से भी बहुत भिन्नता होती है। शेयर होल्डर्स के रूप में एक विनियोक्ता का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात तक ही सीमित होता है, परंतु व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन की दशा में उसका दायित्व असीमित हो जाता है। इसी तरीके से एक जोखिम ये भी आती है कि संस्थागत प्रतिबंध भी कई सारे लगे हुए होते हैं, कि एमएम सिद्धांत ये मानता है कि सफल संचालन पर आधारित होता है, और इसने जिन कंपनियों के एग्जाम्पल दिए उनमें परिवर्तन होने पर सभी विनियोक्ताओं के लिए संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत लीवरेज निगम लीवरेज का पूर्ण स्थापनापन नहीं हो सकता है, और यह भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आवश्यक रूप से बताया गया है।
अब अंतिम सिद्धांत इस चैप्टर का आता है, वो है परंपरागत सिद्धांत। और परंपरागत सिद्धांत शुद्ध आय सिद्धांत और शुद्ध परिचालन सिद्धांत के बीच का एक सिद्धांत है। के कारण इसे मध्यवर्ती सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ शुद्ध आय सिद्धांत ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ऋण का प्रयोग यानी लोन या डिबेंचर्स का प्रयोग संस्था के मूल्य को बढ़ा देता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देता है। वहीं शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत ये कहता है कि ऋण का प्रयोग करने से संस्था के मूल्य और पूंजी की संयुक्त लागत प्रभावित नहीं होती है और पूंजी संरचना का निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। परंपरागत सिद्धांत में इन दोनों विचारधाराओं की अनेक विशेषताएं समाहित हैं। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत की तुलना में कम होती है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार एक संस्था अपनी पूंजी संरचना में एक सीमा तक ही कैपिटल जो लोन कैपिटल है या डिबेंचर्स है उसमें वृद्धि कर सकती है और समस्त पूंजी की लागत को कम कर सकती है, किंतु कैपिटल स्ट्रक्चर में एक सीमा से अधिक ऋण बढ़ाने पर संस्था की समस्त पूंजी लागत में वृद्धि हो जाती है और संस्था का कुल मूल्य कम हो जाता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार ऋण पूंजी और समता पूंजी के विवेकपूर्ण मिश्रण यानी कि डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा सोच समझ करके निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि समस्त पूंजी का उपयोग इस तरीके से किया जा सके कि कंपनी की कुल वैल्यू और टोटल वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार ये सिद्धांत संस्था के अंदर अनुकूलतम पूंजी संरचना की अवधारणा को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन का पूंजी की लागत और कुल मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को 3 चरणों में विभाजित कर करके इसमें कार्य किया जा सकता है। तो ये परंपरागत सिद्धांत भी वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है और कंपनी के लिए इस सिद्धांत का उपयोग भी अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। धन्यवाद। थैंक्स।